हेलो नमस्कार दोस्त आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को बताइए कि आजकल हमारी एक सीरीज चल रही है यूपी जीके की, जिसमें मैं आपको पूरी यूपी जीके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी बताऊंगा। कोई भी एक भी जगह रोकूंगा नहीं, ठीक है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम 5वें पड़ाव पे पहुंचे हैं कि 5वीं वेब सीरीज़ हमारी होने वाली है, मतलब 5वीं हमारी वीडियो होने वाली है। अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आप सभी लोगों को पता ही होगा। यूपी की प्रशासनिक सेवा कि यूपी में प्रशासन कैसे चलता है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे टच कर रहा है, कि स्थानीय इसके बराबर में कौन सी स्टेट है, सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से देख के आगे बढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। जितने भी लोग देख रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो, उन सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप अच्छे से बना रहे होंगे, क्योंकि देखो नोट्स बनाओगे तभी रट सकते हो आप। क्योंकि मैं तो आपको इतनी पढ़ा के आगे चल चुका हूँ, 5वीं वीडियो तक पहुँच चुका हूँ और बहुत कुछ करा दिया मैंने। अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह अगर कैसे भी प्रोवाइड करोगे, पढ़ोगे, तो भी ऐसा ही होगा आपके पास में, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही मिलेगा। कुछ भी इसमें लोप लाभ नहीं है, बिल्कुल जो भी है पूरा शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप भी इसी को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो। अगर आप भाई साहब ले रहे हो तो यार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो। मुझे पता ही नहीं पड़ता है किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देख रहे हैं लोग नहीं देख रहे हैं, बस मतलब रूखा सा चल रहा है। एक ही तरफ से गाड़ी चल रही है, दूसरी तरफ से आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो यार मन नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दिया करिए कि भाई साहब हमें यहाँ तक समझ में आ गया, ये नहीं आया है। जैसे एक लास्ट वीडियो थी, 3rd वीडियो आई थिंक, उसमें मैंने आपको एक बताया था, मैंने जानबूझ के गलत किया था उसमें, कि वहाँ पे मैंने हरियाणा की जगह राजस्थान बोल दिया था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने वहाँ पे कमेंट बॉक्स में राजस्थान की जगह पे हरियाणा लिख के मेरे को कमेंट में बताया। उससे समझ में आया था कि आप बहुत एक्टिव हो। इसीलिए जो भी वीडियो हुआ करे उसमें आप कमेंट किया करो और बताया करो कि आपको पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इस जगह पे ये समझ में आ रहा है और आगे क्या फर्दर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। मैं भी कोई ऐसा वेल डिफाइंड टीचर नहीं हूँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपकी हेल्पफुल हो सके आगे जितने भी पेपर आ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल क्लास साबित होगी जो भी यूपी पुलिस के लिए तैयार कर रहे हैं, लेखपाल के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर। वैसे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर को मद्देनजर देखते हुए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले में हमने मृदा देखी थी कि कौन सी सॉइल पाई जाती है अपनी यूपी में, कौन से रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। हर सॉइल में मतलब मृदा में क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी खामियाँ हैं और उन खामियों को कैसे दूर किया जाए। फिर उसके बाद में हमने अपर्दन पढ़ा था कि अपर्दन कैसे होता है। अब देखो यार एक बात और बता देता हूँ, आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप खोल दिया है, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया करूँगा जो भी हुआ करेंगे, ठीक है। और वैसे आप नोट्स बनाते रहना, जो कोई भी अब तक बनाते आ रहा है वो बनाते रहना, ठीक है। मैं उतना टाइम देता हूँ आपको कि आप स्क्रीनशॉट ले सको उसका और पूरे ढंग से लिख सको। वैसे मैंने टेलीग्राम बना दिया तो आप जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे जितनी भी हैं सब में डाल दिया मैंने एडिट कर करके, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। चैनल है पूरा पर्टिकुलर, उस पर नोट्स मिलेंगे और वीडियो की लिंक मिलेंगे जिससे कि टाइमली आपके पास पहुँचती रहें, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। पढ़ाई करनी है आपको, पेपर कभी भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, अगस्त के 1st से 2nd वीक में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा 99%। सारे सोर्सेज से मुझे पता चल रहा है कि पेपर उसी टाइम पे होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो ठीक है, अब आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज की पढ़ाई करते हैं कि आज क्या कुछ खास है आज की वीडियो में। और पूरे पेन पेपर हाथ में रखना और जो कोई भी स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट के लिए तैयार बैठना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो पिछले का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पिछले का रिवीजन आई होप आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। अब मैं सीधा पढ़ाई पे स्टार्ट करता हूँ कि पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो देखो हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, मृदा के बारे में पढ़ा था। अब नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि यूपी में नदी कहाँ से एंट्री मारती है। मुख्यतः से यूपी में जो नदी है वो एक नदी है जो है आपकी रिवर, क्या बोलते हैं, गंगा रिवर, गंगा नदी, गंगा नहर। गंगा नदी की ही पूरी यूपी में है। उसी की फिर सहायक नदियाँ यमुना बोलोगे आप कि यमुना हमारे साइड तो कोसी बहती है, हमारे साइड में तो गोमती बहती है। तो भाई साहब सब गंगा से ही रिलेटेड है, सारी गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा मेन नदी है यूपी की। तो गंगा नदी को हम पूरे विस्तार तौर से पढ़ेंगे कि यूपी में कहाँ से एंट्री मारती है, कितने जिलों में जाती है और कहाँ से एग्जिट करती है, कहाँ से निकलती है यूपी से, ठीक है। कितनी किलोमीटर बहती है यूपी में, कौन सी जगह पे बहती है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सिलसिलेवार तरीके से सब पढ़ेंगे। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नदियाँ, प्रवाह इसका क्या है, उत्तर पश्चिमी, जैसे ये यूपी बना रखा है हमने, तो उत्तर पश्चिमी यहाँ पे से घुसती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके बहती है समानांतर तौर से और पैरेलल फ्लो होता है, यानी कि समानांतर अपवाह होता है इसका मैदानी भाग में। मैदानी भाग कौन सा है, ये मैदानी भाग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समांतर फ्लो होता है, समांतर बहती है, ठीक है।
अब नदियों की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया गंगा नदी ही बह रही है। जितनी भी नदियाँ सब ऐसे ही बहेंगी और गंगा नदी भी ऐसे ही बहती है। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसका उद्गम यानी कि जहाँ से निकलती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं। गंगा यूपी में से नहीं निकलती है। अपना पड़ोसी राज्य जो कि पहले यूपी का हुआ करता था यानी कि उत्तराखंड, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? गोमुख नामक स्थान पे। तो एक चीज़ याद रखनी है, गंगोत्री गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि स्थित है तुम्हारा गोमुख नामक स्थान पे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आता है, यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो पहले हम गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गंगा स्टार्टिंग से निकल जाती है। नहीं दोस्त, गंगा सबसे पहले भागीरथी के, जैसे बहुत पौराणिक कथा में सुनी होगी कि गंगा तो आने वाली थी, भागीरथी के सिर पड़ गई। तो भागीरथी कहते हैं पौराणिक कथाओं में कि भागीरथी ने बहुत पूजा करी थी भगवान शंकर की, कि भगवान शंकर पृथ्वी पर आप गंगा देवी को अवतरित करो, गंगा जी को जमीन पर उतारो, जिससे कि सारे जो जनमानस है उनकी प्यास बुझ जाए। उसी के लिए भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने भागीरथी ने के कहने पर गंगा जी को नीचे उतार दिया, ऐसे पौराणिक कथाओं में। ठीक है, तो भागीरथी जो है आपकी, वो सबसे पहले भागीरथी निकलती है, वो निकलती है आपकी, फिर उसकी एक तरफ से अलकनंदा आती है। ठीक है, दो नदियाँ आती हैं आपकी, पहली भागीरथी आती है और दूसरी अलकनंदा आती है। जहाँ जाके ये मिलती हैं वो है देवप्रयाग नामक स्थान, जो कि आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में फिर उसके बाद में जो नदी बहती है वो होती है गंगा। सबसे पहले फिर दोबारा से बताता हूँ, सबसे पहले भागीरथी निकलती है एक जगह से अलकनंदा निकलती है, दोनों आके मिलती हैं एक जगह पे, वो नाम है तुम्हारा देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान से फिर इसको जो आगे नदी बहती है उसको गंगा बोलते हैं हम। ठीक है बस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक तौर से गंगा कहाँ से निकल रही है, तो आप उसको जवाब दे देना भाई साहब कि देवप्रयाग नामक स्थान से सबसे पहले निकल रही है। ठीक है, पर एक्चुअली में होता क्या है, भागीरथी निकलती है, एक अलकनंदा निकलती है, और दोनों आगे मिल जाती है तुम्हारी देवप्रयाग पे। ठीक है, दो अलग अलग रास्ते से आए, एक चौराहे पे आके दोनों मिल गए, चलो भैया गले में हाथ डाल के चलते हैं हम। ठीक है, तो एक जगह से अलग जी आई, दूसरी जगह से भागीरथी आई, दोनों आगे देवप्रयाग में होकर फिर गंगा जी निकल आई। अब देखो आगे देखो, हरिद्वार नामक स्थान पे ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, उससे पहले ही पर्वतों में चलती है, और हरिद्वार में जैसे ही आती है तो ये मैदानी भाग में एंट्री मार देती है। तो आपसे पूछेगी कि गंगा मैदानी भाग में कब आती है, तो आप सीधे टिक मार देना कि भाई साहब हरिद्वार से ये मैदानी भाग में एंट्री मार देती है। अब सीधी बात आई, यूपी में कहाँ से एंट्री मारती है, तो बिजनौर जिले, बहुत सारे लोग बिजनौर के होंगे इस चैनल पर, तो बिजनौर जिले में आपकी एंट्री मारती है, बिजनौर जिले से यूपी में एंट्री मार देती है हरिद्वार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, यूपी में एंट्री बिजनौर के नामक स्थान से होती है। अब देखो, अब इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे पहले हम सहायक नदी की बात करते हैं, वो है तुम्हारी रामगंगा। रामगंगा कहाँ से? कन्नौज से। ठीक है, कन्नौज एक भाषा भी है, कन्नौजी भाषा, जो कि आपकी पश्चिमी हिंदी की पार्ट है, तो उसी की कन्नौज से आप याद रखना, रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी आके मिलती है जो कि कन्नौज। अब आप बोलोगे यार दोनों कौन सी ज़रूरत है, भाई साहब रट लेना, सबसे पहले पूछेगा कि आपकी जो सहायक नदी है रामगंगा वो कहाँ पे आके मिलती है, तो बोल देना भाई साहब हमें पता है कन्नौज। ठीक है, तो ये भी रटना आपको, कन्नौज और रामगंगा भी रटना है। तो रामगंगा गंगा में आके कहाँ मिलती है? कन्नौज में आके मिलती है, या फिर कन्नौज से ही निकलती है। रामगंगा जो नदी है वो क्योंकि सहायक नदी है तो इसको सहायता देगी इसको। ठीक है, तो रामगंगा कन्नौज में आके इसको सहायता दे देती है। ठीक है, तो रामगंगा कन्नौज में आके इसमें मिल जाती है गंगा में। ठीक है, अब उसके बाद अब इसकी बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ठीक है, और बलिया से ही बाहर हो जाती है। एंट्री कहाँ से मारती है? एंट्री मारती है तुम्हारी बिजनौर से, बाहर कहाँ से होती है? बलिया से। तो बिजनौर से बलिया पूरी ऐसे करके फ्लो करती है। ठीक है दोस्त, तो टोटल कितनी हो गई आपकी? पहले बिजनौर में एंट्री मारी, फिर कन्नौज में रामगंगा आके मिली, फिर गोमती जैसे लखनऊ का शहर है, गोमती नदी वहाँ पे आती है, ऐसे याद करना, गोमती, घाघरा, गंडक, तीनों जी से हैं, गोमती, घाघरा, गंडक। ये ऊपर वाली याद करनी है, नीचे वाली नीचे से याद करनी है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली याद करो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि नीचे से देखो गंगा ऐसे बह रही है। ठीक है, तो ये वाली जो नीचे वाली हो गई नदी वो कौन सी हो गई? सीधे हाथ की नदियाँ हो गई, ये नीचे से जो आगे मिलेंगी, और जो ऊपर से मिली वो उल्टे हाथ की नदियाँ हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाली आपकी नीचे से आके मिल रही हैं, तो यानी कि इसको दक्षिणी भी बोल देते हैं और सीधे हाथ की नदियाँ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बाएं तट और दाएं तट वाली, ठीक है, ये वाला सिस्टम है पूरा। तो गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ये सारी मिलती हैं तुम्हारी ऊपर से कुछ नहीं है, मतलब उल्टे हाथ से आगे मिलती हैं, ये याद रखो। ठीक है, और जो यमुना, टोंस और सोन, ये आपकी सीधे हाथ से आगे मिलती हैं, क्योंकि गंगा ऐसे बहती है, इसलिए हम यहाँ से सीधा और यहाँ से उल्टा इसी दिशा में देखेंगे। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, बिजनौर से एंट्री मारती है, बलिया से बाहर हो जाती है, ऊपर से आपकी ये वाली नदी आके मिलती हैं, ये याद कर लेना, नीचे से यमुना टोस सोन आती है। अब कुल लंबाई की बात करें, देखो यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल लंबाई की बात कर रहा हूँ। टोटल आपकी जहाँ से निकलती है और जहाँ पे एंड होती है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब यूपी की बात करूँ, पर्टिकुलर यूपी में 1450 किलोमीटर यूपी में बह जाती है। टोटल बहती है 2525 किलोमीटर, लेकिन जो यूपी में केवल बह जाती है वो 1450 किलोमीटर बह जाती है। अब यूपी के कितने जिलों में बहती है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, यूपी के कितने जिलों में बहती है। ये आपका क्वेश्चन आया था वीडियो में, जो पहले वाला पेपर हुआ था। यूपी के 28 जिलों में ये होके गुजरती है। ठीक है, सबसे लंबाई कितनी है टोटल, 2525 किलोमीटर। यूपी में कितनी बहती है, 1450 किलोमीटर। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्टों में होकर निकलती है, तो ये 28 डिस्ट्रिक्टों में होकर निकल जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पूरा घोल के पी जाना, नस में घुसा लेना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह आपके खून में दौड़नी चाहिए ये सारी, जब आप पेपर क्रैक कर पाओगे दोस्त। ठीक है, अब देखो यमुना के बारे में बात करते हैं। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। मैंने पहले भी बोला था ये बात, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, बंदरपूछ श्रेणी में पश्चिमी ढालगे। ठीक है, बंदरपूछ श्रेणी ये जगह का नाम है। आप बोलोगे क्या बंदरपूछ, भाई साहब ये जगह का नाम है। और यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ श्रेणी पश्चिमी ढाल। ठीक है, यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, जैसे कि वो वाली यूपी में बिजनौर से करती थी। अब देखो यमुना, वैसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, यमुना देखो मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ये इसकी सहायक नदी है, इसमें आके मिलती है, ऐसे करके कहीं से आती है और यहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसकी एक सहायक नदी है। तो यूपी में प्रवेश करती है आपकी फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ पे, सहारनपुर के फैजाबाद में। यानी कि देखो आपका यूपी का अगर मैप देखोगे, जैसे कि ये आपकी बिजनौर में कर रही है, तो बिजनौर यहाँ इसी के बराबर में सहारनपुर जिला है। तो यहाँ बिजनौर में जो सहारनपुर है, सहारनपुर के फैजाबाद से ऐसे करके एंट्री मारती है, यहाँ से कहीं से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ से, सहारनपुर फैजाबाद से ये यूपी में एंट्री मारती है। टोटल यूपी के कितने जिलों में होकर बहती है, तो ये आपकी 19 जिलों में होकर बहती है। और गंगा कितने में बहती थी, वो 28 किलोमीटर में बहती थी, 28 जिलों में बहती थी। ठीक है, ये 19 जिलों में, वो 28 जिलों में, और वो 1450 किलोमीटर बहती थी यूपी में, और ये वाली आपकी 1376 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये पहली दूसरी है, सबसे बड़ी आपकी गंगा नदी हो जाती है यूपी में बहने वाली। दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी यमुना नदी, जो कि 1376 किलोमीटर होकर बहती है। कितने जिलों में से, 19 जिलों में से। वो कितने में बहती थी, 28 जिलों में होकर बहती थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखो इसका मैप देख लेते हैं, मैप कैसा होने वाला है। देखो दोस्त, जैसे कि मैंने पहले बताया, सहारनपुर से यूपी में एंट्री मारती है। सहारनपुर की भी पर्टिकुलर जगह की बात करूँ तो फैजाबाद से एंट्री मारती है। सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में एंट्री मार जाती है। अब देखो इसकी जो नदियाँ हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक, ये किसकी सहायक है, यमुना, ये गंगा की सहायक है। अब इसकी सहायक जो है वो है तुम्हारी हिंडन नदी, जो कि नोएडा में मिलती है। ठीक है, हिंडन नदी आती है, नोएडा में आके मिलती है। चंबल नदी आती है, इटावा में आके मिलती है। बेतवा नदी आती है, हमीरपुर में आके मिलती है। बेतवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। बेतवा नदी जो है हमीरपुर में आके मिलती है। केन नदी बादा में आके मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है। देखो इसमें टाइम ले लेके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फैजाबाद नदी सहारनपुर में फैजाबाद में आके मिलती है। सहारनपुर फैजाबाद से यूपी में एंट्री मारती है। नोएडा में जो नदी आके मिलती है वो हिंडन नदी है। इटावा में जो नदी आके मिलती है वो चंबल नदी आके मिलती है। चंबल बेहड़ सुना ही होगा आपने, पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी। हमीरपुर जो जगह है वहाँ पे बेतवा नदी आके इसमें मिलती है। वादा जो है वो केन नदी आके मिलती है। केन और बेतवा देखो एक परियोजना चल रही है, वो मेरे को बताना एमपी के बॉर्डर पे बट ली, एमपी के बॉर्डर और कहाँ पे। ठीक है, जालौन में आपकी जगमोहनपुर में सिंध नदी आके मिलती है, और प्रयागराज में गंगा की सहायक हो जाती है। तो कहाँ पे आके गंगा में मिल जाती है, तो गंगा में आके आपकी प्रयागराज में 3 नदियाँ आके मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती का उद्गम पॉइंट किसी को नहीं पता, जमीन में से नदी निकलती है और आपकी 3 नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब एक बार और देख लेते हैं। फैजाबाद से एंट्री मारती है यूपी में। हिंडन नदी आपकी नोएडा में मिलती है। चंबल नदी इटावा में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। केन नदी बांदा में मिलती है। सिंध नदी जालौन में मिलती है। और प्रयागराज गंगा में जाके मिल जाती है, प्रयागराज में। ठीक है, देखो मैं अलग अलग लाइन से पॉइंट से भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैप के तरीके से समझो। ठीक है, अब रामगंगा नदी, रामगंगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कहाँ आके मिलती है गंगा में, मेरे को जल्दी से बताओ। सोच लिया होगा दिमाग में, लाइव क्लासेस नहीं है वरना मैं सीधे पूछ लेता कमेंट में लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो भाई साहब रामगंगा नदी आपकी मिलती है आके कन्नौज में। कन्नौज की एमपी कौन थी, डिम्पल यादव। ऐसे याद करना, थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिलती है।
कन्नौज में आके रामगंगा गंगा में आके मिलती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम रथवाहिनी बोलते हैं, ठीक है दोस्त, रथवाहिनी, रथवाहिनी भी इसका दूसरा नाम है। अब देखो ये गंगा में तो आके मिलती है, अब ये देखते हैं कि इसका उद्गम पॉइंट कहाँ से, ये निकलती कहाँ से है। तो देखो दूधा रोली सिरेडिया आपकी कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल कहाँ पड़ता है, सब उत्तराखंड में, उत्तराखंड से ही सारी नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी नदियाँ उत्तराखंड से ही आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिल जाता है, ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। अब यूपी में पर्वत ग्लेशियर तो है नहीं, तो यूपी में से कहीं से उत्पन्न हो जाए, ठीक है दोस्त, तो हैं कुछ, तो वहाँ से एक दो आ जाती है। तो देखो रामगंगा नदी रथवाहिनी बोलते हैं उसे, दूधा रोली श्रेणी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल जगह है, दूधा रोली पर्वत श्रेणी का नाम है। कालागढ़ किले के समीप मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कालागढ़ जो किला है वहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश कर देती है, ठीक है। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसमें, रामगंगा नदी में एक बार और चीज़ भूल भी जाओ, रथवाहिनी इसका नाम है। सीधे सीधे बोल देते हैं रथवाहिनी नदी, रथवाहिनी गंगा में कहाँ के मिलती है। फिर आप सोचोगे यार रथवाहिनी तो कहीं मिलती नहीं है, फिर बाद में याद आता अरे भैया रथवाहिनी तो रामगंगा का नाम था, तो इसीलिए ऐसी चीज़ याद रखनी है। फिर कन्नौज में आके वो मिल जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। वो ये जो गंगा नदी है वो उसके जो रामगंगा है वो बिल्कुल बीचों बीच में से काट के निकलती है उसे, इसमें बहुत सारे जानवर पानी पूनी पीते हैं उधर। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बीचों बीच में से रामगंगा गुजरती है, ठीक है मित्र। कहाँ से निकलती है, जिम कॉर्बेट जो पार्क है उसके बीचों बीच से निकल जाती है, कन्नौज शहर में आके गंगा नदी में सहायक बन जाती है, ठीक है। ये सब कुछ हो जाता है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक मैंने नदी बता दिया, अब देखो सिंचाई विभाग। अब क्या आता है, देखो नदियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। आप सोचोगे यार नदियाँ बह गई, हम क्यों ही पढ़ रहे हैं। देखो यार पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे हमारे यूपी में जितने भी फसल करने वाले किसान हैं, किसान भाई हैं, उन सब के लिए सिंचाई का काम करती हैं। जहाँ से देखो अभी एक आपने देखा ही होगा, सिद्धू मूसेवाला का एक SYL गाना आ रहा है, वो विवाद को लेके था, क्योंकि वहाँ से वो नदी है, वो नदी के पानी के ऊपर ही विवाद है, ठीक है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए जो सिंचाई है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो कुछ जगह पे सीधी सीधी गंगा या यमुना या कोई नदी बह जाती है, लेकिन जहाँ से नदी नहीं बहती है तो पानी तो वहाँ भी चाहिए, किसान तो वहाँ भी होंगे, उत्पन्न तो वहाँ भी हो रहा है, उत्पादन तो वहाँ भी हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगी, तो वहाँ पे सरकार बनाती है कि वहाँ पे नहर की खुदाई करवाती है, नहर बनवाती है आर्टिफिशियल, जो कि आदमी के द्वारा बनाई जाती है। गंगा क्या, जो गंगा हो गई या जो नदियाँ हो गई वो भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं, वो पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन फिर इंसान आर्टिफिशियली बनाता है नहर, ठीक है। तो वही देखते हैं कि कहाँ पे नहर बननी है, कौन सी नदी से बननी है, ठीक है। उससे पहले हमारे यहाँ सिंचाई का थोड़ा व्यवस्था देख लेते हैं, कैसे कैसे सिंचाई होती है। देखो यूपी में अगर बात की जाए तो 216 लाख हेक्टेयर इतनी ज़मीन सकल सिंचित क्षेत्र है। अब आप कहोगे तो इतना तो ज़मीन भी नहीं है। देखो यार इसमें सिंचित क्षेत्र की बात करी जा रही है कि एक साल में इतनी ज़मीन पे हेक्टेयर को हमें सिंचित करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 216 लाख हेक्टेयर तो अपने यूपी में ज़मीन भी नहीं है और इतनी कृषि योग्य भी नहीं है। इसका मतलब ये है जितनी बार, जैसे सपोज करो कोई किसान 3 बार खेती ले रहा है, कोई 2 बार ले रहा है, तो 2 बार पूरी दोनों बार काउंट हुई है वो, ठीक है। एक बार जैसे 5 बीघा किसी ने आलू की है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ 5 बीघा आलू की है, फिर दूसरी बार उसका आलू काट के उसने कहा नहीं यार आलू में मज़ा नहीं आया, मतलब एक फसल हो गई, दूसरी बार उसने मज़ा लिया उसका बाजरे का, तो 2 फसल हो गई, तो 2 बार पानी देगा ना, 2 बार पानी, और एक आलू में कितनी बार पानी लगता है, ऐसे करके टोटल काउंट बार काउंट करके ये 216 लाख हेक्टेयर हुआ है, ठीक है। इतनी हमें शुक्ल संचित क्षेत्र है, लेकिन ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि 216 लाख हेक्टेयर में हमें ज़रूरत है, लेकिन हो कितना पाता है हमारा 143.3 लाख हेक्टेयर ज़मीन को हम ओरिजिनली हम उसको पानी दे पाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखते हैं कि नलकूप जो आपके ट्यूबवेल लगे हुए हैं, समर लगी हुई हैं, उससे कितना पानी निकलता है, तो उससे सिंचित होता है 101.82 लाख हेक्टेयर। ये भी यार याद कर सकते हो तो कर लेना, याद करने का तो बहुत कुछ है लेकिन कर लेना आप, ठीक है। तो 101.82 लाख हेक्टेयर। नल नहर से कितना होता है 24.81 लाख हेक्टेयर। कुआं से कितना होता है मित्र 18.97 लाख हेक्टेयर। और फिर तालाब से कितना होता है 1.63, यानी कि दूसरे नंबर पे आपकी नहर ही आ रही है। लेकिन यार किसी विकसित क्षेत्र में या फिर किसी एक राष्ट्र की कल्पना की जाए तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा नहर से होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नलकूप से हो रहा है। कोई निकाल रहा है भाई साहब, किसी ने मतलब रात दिन पानी चला के छोड़ दिया, ऐसा होता है। अब देखो किसानों की भी मजबूरी है, ऐसा नहीं कह सकता एक तरफ से आपने देख लिया। किसानों के नज़रिए से देखोगे तो भाई साहब इतना काम है ना उनके पास, क्या ही बताऊँ मैं, चलो छोड़ो, मैं किसान के मुद्दे पर करूँगा तो बहुत 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। सिंचाई के लिए सबसे पहला जो बनाया आपका कार्यालय खोला गया था, सहारनपुर में खोला गया था सिंचाई के लिए, ठीक है। और ये बहुत पहले से खोला हुआ था,
पूर्वी यमुना नहर से निकली थी ये, ठीक है। 1830 में यमुना नदी पे बनाया गया है। सबसे पहले क्या बोलिए, प्रमुख नहर की बात कर रहे हैं, पूर्वी यमुना नहर 1830 में यमुना नदी पे बनाया गया है, फैजाबाद सहारनपुर में, ठीक है। सबसे पुरानी नहर, क्योंकि देखो फैजाबाद से एंट्री मारती है यमुना, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी, इसीलिए पहले नदी पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में सिंचाई पे आए हम, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर 1830 में यमुना नदी पे बना है, फैजाबाद सहारनपुर से सबसे पुरानी नहर है ये। शाहजहां ने 1719 में पहली बार खुदवाया था इसको। कितनी लंबाई है इसकी, 197 किलोमीटर, ठीक है। ये सब कुछ याद कर लेना, लिख के नोट कर लेना और रख लेना, ठीक है। और फिर अब इसके बारे में देखो, इसके बाद पढ़ के दूसरी बार हम कल वीडियो में पढ़ेंगे, आज तक हम इसी को पढ़ लेते हैं। अपर गंगा केलन, देखो ये ऐसे करके ये आपकी गंगा आ रही है, उसमें ऊपर वाला अपर गंगा कैनल है, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर, जो कि आपकी 1840 से 54 के बीच में खुदवाई गई थी। इसकी लंबाई है 340 किलोमीटर, ठीक है, लेंथ 340 किलोमीटर है। अब ये 5640 क्यों लिखी है, क्योंकि अलग अलग जगह इसमें से भी नहर काट दी है, तो टोटल मिला के 5640 हो जाता है, ठीक है। ये हरिद्वार में, फिर बिजनौर में जैसे एंट्री मारती है तो यहाँ पे बीच की मध्य गंगा नहर आ जाती है। ये टोटल कितनी लंबाई है इसकी, 115.54 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब नीचे सबसे नीचे नरोरा, नरोरा में आपको पता है पावर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे बांध भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक गंगा नहर का निर्माण होता है। और बुलंदशहर में 8800 किलोमीटर। अब आप 8800 से बोलोगे यार इतनी लंबी तो गंगा नहीं है। हाँ भाई साहब, उसकी छोटी छोटी उसमें से भी गंगा में से गंगा जो नहर निकालनी है, नहर में से भी नहर निकाल देते हैं, इस वजह से टोटल काउंट हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब बचा कुछ यार कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसको और पढ़ लें, नहीं यार बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो इसको और पढ़ लेते हैं एक बार, रामगंगा नहर को। रामगंगा नहर 1975 में आज़ादी के बाद बनाई गई थी, ठीक है। और ये अंग्रेजों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, अपना ही हाथ पैर है इसमें। कालागर पौड़ी, रामगंगा नदी जैसे कि मैंने बताया कालागर पौड़ी से ही निकलती है, तो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। और ठीक है, आगरा नहर, आगरा नहर कहाँ है, 1874 में यमुना नदी पे ओखला में, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में ओखला में बना हुआ है। लेकिन ये काम किसके आती है, ये आगरा वाले लोगों के लिए काम आती है, ठीक है। तो ओखला में, ओखला जो आपका दिल्ली में वहाँ पे बनी हुई है। शारदा नहर 1920 से 28 के बीच में बनी थी, ठीक है। ये कहाँ पे बनी थी, बनवाबस चंपावत में। इसकी सबसे लंबी यही है, इसमें 12,368 किलोमीटर बनी गई है। फिर दोबारा वही बात है, मैं फिर दोबारा से वही बोलूँगा, मतलब नहर में से नहर काट के उसकी नहर में से भी उसकी नहर काट दी, सारी नहर काट कूट के उनको जोड़ेंगे तो 12,368 किलोमीटर बैठेगा, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। रोज निरंतर पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा करके आपकी यूपीजी के मतलब फाड़ 5-6 क्वेश्चन आप ऐसे ही बन के आओगे, साइंसा बन के, ठीक है। 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करना है एक वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि सर भाई साहब एक बार बना दो सिलेबस और पूरा फिजिक्स वगैरह पूरा बता दो। देखो यार पहले यूपीजी के कंप्लीट होगी तब हम फिजिक्स पर कूदेंगे, पहले एक बनाना ही मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।